This is Deepak Mishra. So today I am going to start with the 9th standard geography lecture. जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि कोविड-19 की इशू की वजह से सभी क्लास और स्कूल्स बंद हैं, तो आप लोगों का जो हेल्प के लिए, ठीक है, आप लोग घर पे बैठे हो, तो अभी क्या करना है कि आपको डेली ये एक वीडियो आएंगे उसको देखना है, ठीक है, और नोट्स बनाने हैं। स्पेशली जो आर के क्लास से जितने भी बच्चे हैं उनको तो कंपलसरी नोट्स बनाने हैं और क्वेश्चन आंसर्स रिस्पॉन्ड करने हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे हो या फिर कमेंट्स में हो, ठीक है। अदर स्टूडेंट्स भी कंटिन्यू फॉलो कर सकते हैं, अगर वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो वहां पे आप लोग जाकर वो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। रही बात बाकी बच्चों की, ठीक है, अगर जिसको इंगेज होना है प्रॉपरली या फिर स्टडी में और अच्छे से फोकस करना है, उन लोगों के लिए देखो सिंपल कंसेप्ट ये है कि आप लोग अगर समझो जो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं होना चाहते हो तो आप पर्सनली अपने नोट्स बनाइए। अगर कुछ डाउट होगा तो डाउट्स को आप कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा, ठीक है। सो ज्योग्राफी का जो ये फर्स्ट लेक्चर है उसको हम लोग, जैसे कि हम लोग चैप्टर 1 है आप लोगों का ज्योग्राफी का, वो है डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स के बारे में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स जो है इसमें आप लोगों को ये सीखने को मिलेगा कि किस तरह मैप्स को डिजाइन किया जाता है, ठीक है। मैप जो होते हैं, मैप का डिजाइनिंग का जो स्टेप्स हैं, जो उसके मेथड हैं, वो आपको कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पे। पहला दिया है डॉट मेथड, ठीक है, क्लोरोप्लेथ मेथड एंड फाइनली आइसोप्लेथ मेथड। इतना डिटेल में नहीं है 9th स्टैंडर्ड में आप लोग को, बस यहाँ पे कुछ बेसिक्स का अंडरस्टैंड करना है। 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ठीक है। इनके प्रोसेस क्या होते हैं, इनको कैसे डिजाइन करते हैं, अगर आप इतना भी याद करते हो जो मैंने दिया है, यहाँ पे मैं कुछ और वर्ड्स लिखूंगा, इतना भी अगर आप याद करते हो तो इनफ है आपके फर्स्ट चैप्टर के लिए, इतना इनफ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरे चैप्टर का एक छोटा समरी बनाया है। ये खत्म होने के बाद हम लोग फील्ड विजिट के बारे में पढ़ेंगे, कभी कभी वो भी आ जाता है 1-2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स यानी कि मैप जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें हम लोग अपने जो वेरिएबल्स हैं, डाटा हैं, उसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये वेरिएबल और डाटा क्या होते हैं, जैसे कि किसी भी एरिया में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, जैसे पॉपुलेशन। देन अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे माउंटेन्स का, कि माउंटेन की हाइट कितनी है, वो मैप में मुझे दिखाना है कि माउंटेन की कितनी हाइट है। तो मैप में दिखाने के लिए मैं यहाँ पे जनरली आइसोप्लेथ मेथड का यूज करूंगा। बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं हमारे, हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं डॉट मेथड के बारे में। डॉट मेथड में सबसे पहले क्या होता है, वेरिएबल को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस इंफॉर्मेशन को हम लोग डॉट के माध्यम से दिखाएंगे। सो वी विल शो दैट वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ डॉट। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैप को देखना होगा किस तरह से होता है। समझो कि हमारे पास कोई एक मैप का टुकड़ा है, ठीक है। सपोज इट इज अ मैप ऑफ सर्टेन एरिया, किसी एक एरिया का मैप है, उसको हम लोग ए लेते हैं। अब यहाँ पर मुझे इस इतने एरिया में यहाँ पे सिटी है, शहर है, ठीक है, यहाँ पे है सिटी और यहाँ पे है विलेज। यहाँ पे सिटी है, यहाँ पे विलेज है, यहाँ पे थोड़ा डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। ऑफ कोर्स इसको हम लोग लेते हैं डेजर्ट एरिया। अब मुझे यहाँ पर पॉपुलेशन दिखाना है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है, यहाँ पे लोगों की जो जनसंख्या है, ठीक है, वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डॉट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डॉट का यूज करते हैं। यहाँ पे अगर मैंने एक डॉट बनाया, अब इस डॉट का साइज के हिसाब से मैंने यहाँ पे ले लिया कि यहाँ पे हर एक स्क्वायर किलोमीटर में ऑलमोस्ट 0 to 50 पॉपुलेशन, इतने लोग रहते हैं। मतलब 0 से 50 के बीच में कोई 49, 43, 42, 21 ऐसे लोग रहते हैं, तो उसको मैंने ये डॉट दिखाया, ठीक है। तो ऐसे विलेज में समझो कि अब ये विलेज को थोड़ा और बड़ा करता हूँ। विलेज में समझो डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसे, इस तरह से समझो। इस विलेज में सिर्फ पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में सिर्फ 0 से 50 के बीच में लोग रहते हैं। समझो इस विलेज में 48 लोग रहते हैं, तो 48 जो नंबर है वो 0 से 50 के बीच में आता है, तो मैंने इस डॉट को यहां पे दिखा दिया, ठीक है। अब मैं डॉट को थोड़ा बड़ा करता हूं। डॉट को मैंने बड़ा कर दिया, डॉट का साइज बड़ा हो गया, मतलब क्या हुआ कि 51 से लेकर 100 के बीच में
ठीक है। 51 से लेके 100 के बीच में जो लोग रहते हैं वो समझो इस विलेज में रहते हैं, यहाँ पर। मतलब यहाँ पे विलेज में जो रहने वालों की संख्या है वो 78 है, मान लिया एग्जाम्पल के लिए। आप 79 लो, 59 लो, कुछ भी ले सकते हो। तो इसके बीच में जितने लोग हैं वो लोग इस विलेज में रहते हैं, तो इसका डॉट बड़ा है तो इस विलेज में आया। फिर हम डॉट बड़ा करते हैं थोड़ा सा और। अब ये जो डॉट है इसका मतलब है कि 101 से लेके 150 इतने लोग, मतलब इसके बीच के लोग, समझो 138 पीपल। एक गांव है जिसमें 138 लोग रहते हैं, तो उसको मैं समझो यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये जो गांव है यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो कुछ 138 पर्सन है। तो इसका देखो डॉट बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं। इसका डॉट और छोटा है, मतलब यहाँ पे कम लोग रहते हैं। इसका डॉट और छोटा है, मतलब यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। अब हम लोग आते हैं शहर में। सिटी में हम लोग जानते हैं शहर में लोगों की संख्या, रहने की संख्या ज्यादा होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, लोग छोटे से जगह में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। तो अगर मैं सिटी की बात करूंगा तो सिटी का डॉट मुझे बड़ा करना होगा, ठीक है। सिटी का डॉट बड़ा करना होगा, यानी कि यहाँ पे हर एक स्क्वायर किलोमीटर में, यहाँ पे हर एक स्क्वायर किलोमीटर में 151 से लेके, अब मैं थोड़ा डेटा बड़ा ले लेता हूँ, 250 लोग, यानी ये बड़ा डेटा है, हाईएस्ट डेटा है। इतने लोग जो रहते हैं वो जनरली कहाँ पे रहेंगे, शहरों में ही रहेंगे। तो इसका डॉट और बड़ा हो गया। तो यानी सिटी का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बहुत ज्यादा है। अगर मुझे डेजर्ट में दिखाना है, डेजर्ट में तो कोई रहता ही नहीं है, या फिर ऑलमोस्ट अगर एक दो लोग रहते भी हैं तो हम उसको कंसीडर भी नहीं करेंगे, तो डेजर्ट में कोई डॉट नहीं आएगा। डेजर्ट में डॉट आएगा ही नहीं, क्योंकि डॉट बहुत छोटा होगा जो दिखेगा भी नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे डेजर्ट में डॉट नहीं है। आई होप आप लोग को ये पॉइंट तो क्लियर होगा कि डॉट मेथड को हम लोग किस तरह शो करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट हमारे एग्जांपल के लिए जैसे कैटल हो गया, जैसे कि अभी मैंने पॉपुलेशन का एग्जांपल लिया, उसी तरह से आप एग्जांपल ले सकते हो कि किसी भी गांव में कितने जानवर रहते हैं, कैटल्स, तो उसको भी हम लोग इसी तरह दिखा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजियोग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजियोग्राफी का मतलब क्या होता है, कितना एरिया माउंटेन और रिवर के लिए वैकेंट है, मतलब कितने पोजीशन पे लोग रहते हैं और कितना पोजीशन जो एरिया है वो फॉरेस्ट का है, कितना एरिया ओपन ग्राउंड है, कितना एरिया है ऐसा है जो माउंटेन्स हैं, वैली हैं, ठीक है। सो लास्ट में आपका एग्जांपल बचता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी दिखाना होगा तो हम लोग इसी तरह डॉट से दिखाएंगे। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे ये वाले एग्जांपल में, तो विलेज एरिया में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होगा कि खराब होगा। विलेज एरिया में ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ कोर्स क्या होगा, वहां पे वीक होगा, तो वहां पे डॉट क्या हो जाएगा, अभी विलेज एरिया का डॉट छोटा हो जाएगा। और शहर में यानी सिटी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होता है, शहरों में रेलवे, रोड, एयरवे, ये सब अच्छी तरह से ओपन होते हैं, अच्छी तरह से एक्सेसिबल होते हैं, तो यहाँ पे जो डॉट्स होंगे वो क्या होंगे, बड़े होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को ये जो डाटा है इसको दिखाने के लिए अगर डॉट मेथड यूज करना है तो हम लोग इसको किस तरह यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव कोरोप्लेथ मेथड। अभी जो कोरोप्लेथ मेथड है, यहाँ पे एच आएगा, कोरोप्लेथ मेथड है, इसमें हम लोग डॉट मेथड यूज नहीं कर सकते। अभी देखो डॉट मेथड के कुछ लिमिटेशंस हैं। डॉट मेथड आप एक लिमिट तक यूज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे आप देख रहे हो कि डॉट बड़ा होते जा रहे हैं, ठीक है, डॉट धीरे धीरे क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अगर मान लो कि इसी एरिया में कोई और शहर है, समझो यहाँ पे एक सिटी है, छोटी सी सिटी है जो जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, तो मुझे इतना बड़ा डॉट बनाना पड़ेगा। समझो यहाँ पे 500 लोग रहते हैं, अब 500 लोगों को दिखाने के लिए मुझे डॉट भी इतना बड़ा बनाना पड़ेगा। अब इतना बड़ा डॉट मैं अगर यहाँ पे बनाऊंगा इस तरह से, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा एम्बिगियस दिख रहा है। एम्बिगियस यानी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, इसमें कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, इसीलिए डॉट मेथड को एक लिमिट तक ही यूज कर सकते हैं। अब उस लिमिटेशन को हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं कोरोप्लेथ मेथड। कोरोप्लेथ मेथड में हम लोग जनरली यूज करते हैं शेड्स या फिर टिंट्स। या तो हम लोग शेड यूज करेंगे, कलर के शेड्स, जैसे समझो एक ही कलर होगा, कलर अलग अलग नहीं होगा। समझो रेड कलर है, अब रेड कलर का मैं अलग अलग शेड्स यूज करके इसमें शो करूंगा कि किस तरह से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, या तो फिर टिंट्स का। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ड्रॉ कर रहा हूँ तो आप लोगों को थोड़ा क्लियर करने के लिए। समझो सेम चीज हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि समझो कोई एरिया है, ठीक है, कोई एरिया है, यहाँ पर
हम लोग इसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग। ठीक है, एक बड़ा एरिया है, उसमें छोटे छोटे टाउन्स हैं, सिटी हैं, विलेज हैं। तो मान लो ये जो एरिया है, ठीक है, ये टाउन है, इस टाउन में मुझे पॉपुलेशन दिखाना है। तो मैं एग्जांपल वैसे ही वापस स्टार्ट करता हूं, जीरो से ले। अभी यहां पे मैं अगर डॉट लूंगा, ठीक है, डॉट लूंगा तो काम हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मुझे अभी यहाँ पे कोरोप्लेथ पढ़ाना है ना, तो मैं एग्जांपल अभी कोरोप्लेथ से लेता हूं। तो एग्जांपल ये है कि अगर मैंने समझो ये कलर यूज किया थोड़ा सा, अब देखो कलर वाला चौक तो यहाँ पे अभी मेरे पास नहीं है, मैं यहाँ पे लेता हूँ कि इसको मैंने एकदम लाइट किया ऐसे, इसको मैंने एक हल्का कलर किया, हल्का शेड दिया, तो यहाँ पे भी मैंने ऐसे हल्का शेड दे दिया, यहाँ पे भी हल्का शेड है, यहाँ पे भी हल्का शेड है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या पॉपुलेशन है वो जो है वो थोड़ा वीक है। समझो कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम 10% ही है, यानी 10% पॉपुलेशन जो लोग हैं उनको ट्रांसपोर्ट अच्छे से मिल पाता है, या फिर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो सिर्फ 10% डेवलप है, 90% डेवलप नहीं है। अब मुझे दूसरा, अब समझो ये सिटी में आते हैं हम लोग, इस टाउन में आते हैं या सिटी में आते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम थोड़ा और अच्छा है। तो यहाँ पे मैं शेड्स का जो डार्कनेस है, ये शेड्स को मैं थोड़ा और अच्छे से बना दूंगा। अब यहाँ इस शेड में और इस शेड में फर्क है, अब ये शेड में इधर बनाता हूं। देखो इस शेड में और इस शेड में फर्क है, ये शेड इससे मैच करता है। इसका मतलब हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे 30% जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है, मतलब यहाँ पे 70% खराब है, 30% अच्छा है। इससे बेटर है ये एरिया, यहाँ पे रोड सिस्टम अच्छा है, इससे बेटर है ये। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग और थोड़ा सा लेके जाते हैं इसको। अब हम लोग इस शहर का लेते हैं, अब इस सिटी में हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम थोड़ा और अच्छा है। इसका मैंने शेड और डार्क कर दिया। यहाँ पे 50% ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छे हैं, तो इसको मैं इस तरह यहाँ पे शेड करता हूं। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या सीखने को मिला, देखो जिस तरह से हम लोग खाली शेड्स का कलर डार्क कर रहे हैं, शेड का कलर क्या कर रहे हैं, डार्क कर रहे हैं, लाइट ग्रे, फिर थोड़ा और व्हाइट किया और ज्यादा व्हाइट किया। इससे हम लोग को सीखने को मिल रहा है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम पहले 10% अच्छा है, इस एरिया में 30%, इस एरिया में 50% ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छे हैं। तो इस तरह से हम लोग कोरोप्लेथ मेथड को यूज करते हैं शेड्स में, ये दिखाने के लिए कि किस तरह से हम लोग डॉट मेथड का जो प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग हटा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, यहाँ पे आपको खाली कलर को और डार्क करना है, जितना डार्क करोगे उतना परसेंट आपको अच्छा मिलते जाएगा। तो यहाँ पे डॉट जो सर्कल है, डॉट में क्या सर्कल बनाना होता है ना, तो उस सर्कल को बड़ा छोटा करने की जरूरत नहीं, खाली कलर को आपको आगे बढ़ाते रहना है, कलर को और डार्क करते रहना है। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो एग्जाम्पल है सर्वे करने के लिए यूज करते हैं, या फिर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कि किसी एरिया में कम लोग रहते हैं और ज्यादा लोग रहते हैं और ज्यादा लोग रहते हैं। तो डॉट मेथड की जो लिमिटेशन है वो कौन हटाता है, कोरोप्लेथ मेथड हटा देता है। नेक्स्ट है हमारा, लास्ट में जो बचता है वो है हमारा आइसोप्लेथ मेथड। आइसोप्लेथ मेथड जो है वो हम लोगों को ज्यादातर डायनामिक चीजें दिखाता है, जो चीजें समय के साथ में धीरे धीरे चेंज होती हैं उसको अगर मुझे दिखाना है, जैसे रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया। अभी हम सब जानते हैं कि रेनफॉल और टेम्परेचर वो समय के साथ में चेंज होता है और उसकी बाउंड्रीज कम होती हैं। यानी अभी यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए इस शहर की बाउंड्री, इसकी बाउंड्री इतनी है, ठीक है, इसकी बाउंड्री इतनी है, मतलब ये शहर इसमें मिक्स नहीं होगा, बराबर है। लेकिन जब रेनफॉल होता है या फिर सनलाइट आता है, टेम्परेचर आता है, तो बाउंड्रीज नहीं देखता है। वो ये नहीं देखता कि कल्याण में ज्यादा मुझे बारिश करनी है, डोंबिवली में कम करनी है। वो एक लाइन लेते हैं, समझो यहां से कोई मॉनसून विंड आ रही है, यहां से मॉनसून विंड आ रही है, बारिश आ रही है, तो बारिश इस तरह से आएगी ना, वो थोड़ी ना आएगी पहले यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे आएगी। बारिश एक पैटर्न में फॉलो करेगी। तो जब इस तरह का जो डेटा मुझे दिखाना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं आइसोप्लेथ मेथड। इसके लिए भी एग्जांपल में मैप ड्रॉ करता हूं। सपोज यहां से मॉनसून विंड आ रही है, ठीक है, मॉनसून विंड से क्या होता है, बारिश आती है इंडिया में।
तो मॉनसून विंड यहाँ से आ रही है। अब मैं एक्चुअली यहाँ पे इंडिया का एग्जांपल ले लेता हूँ अच्छे से, तो आपको थोड़ा क्लियर और हो जाएगा। ठीक है, ये इंडिया का हम लोग सदर्न पार्ट लेते हैं। यहाँ पे जनरली स्टार्टिंग कहाँ से होता है मॉनसून विंड का, आप लोगों ने मोस्टली यहाँ पे केरला, कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका, केरला, गोवा, जनरली यहाँ से मॉनसून विंड इस तरह से आती है। ये जो मॉनसून विंड है वो अपने साथ बारिश लाती है। तो मुझे अगर इसमें शो करना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है वो किस तरह दिखता है मैप में, तो मैं कुछ पहले इस तरह ड्रॉ करूंगा। देखो अभी जो बारिश यहाँ पे आती है तो इतने एरिया में बहुत बारिश होती है, आप लोगों को पता है, ये चीजें आप लोगों को पता है कि मुंबई हमारा यहीं पे मुंबई है ऊपर, तो यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ क्लियरली। यहाँ पे मुंबई है, केरला, कर्नाटका, गोवा, इन सब एरिया में बारिश बहुत ज्यादा होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये है हमारा वेस्टर्न घाट्स। ये वेस्टर्न घाट्स में और ये ईस्टर्न घाट्स, ये वेस्टर्न घाट में बारिश बहुत ज्यादा होती है। तो मुझे इसको यहाँ पे शो करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, इसको डार्क करना होगा इस तरह से। अब देखो यहाँ पे मैंने जो कलर है वो कलर पूरे हर जगह में कर दिया है। यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है कि ये स्टेट, ये केरला अलग है, कर्नाटका अलग है, महाराष्ट्र अलग है। बारिश क्योंकि हर जगह पे एक जैसे हो रही है, लेकिन इतने एरिया में। अब बारिश की जो मानसून विंड है थोड़ा आगे जाता है, यहाँ से आगे जाने के बाद बारिश का जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ पे जो मानसून विंड है, जो रेनफॉल है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो मैं शेड्स को थोड़ा और चेंज कर दूंगा। यहाँ पे शेड्स को और चेंज कर दिया। अब इसका क्या मतलब है कि यहां से बारिश यहाँ पे कम हो रही है, फिर आगे जाएंगे तो यहाँ पे और कम हो जाएगी बारिश, फिर आगे जाएंगे तो एकदम ही कम हो जाएगी। तो ये जो मेथड है इसको हम लोग बोलते हैं आइसोप्लेथ मेथड। तो टेम्परेचर दिखाना है किसी एरिया का रेनफॉल दिखाना है, या अल्टीट्यूड दिखाना है, यानी और कितना ऊंचा है कितना नीचा है, ये सब हम लोगों को शो करना है। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, आइसोप्लेथ मेथड। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों मैप्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट्स है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर पर्सनली व्हाट्सएप में भी आ सकते हो। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स के बारे में स्टडी किया। अब हम लोग इस चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट है आपका फील्ड विजिट, इसमें से 1 या 2 मार्क्स से क्वेश्चन आपको कंपलसरी आते हैं। ठीक है, कंपलसरी कुछ ना कुछ इसमें से पूछेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं हम लोग। तो हम लोग को पहला दिया है प्रिपरेशन ऑफ फील्ड विजिट। उसके पहले आपको इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है कि फील्ड विजिट होता क्या है। तो फील्ड विजिट का जनरली मतलब यहाँ पे पिकनिक नहीं होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ पे विजिट है, फील्ड विजिट है तो पिकनिक में जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को फील्ड विजिट का क्लियर मीनिंग ये है कि ये एजुकेशनल ट्रिप होता है। यहाँ पे आपको बाहर जाना होता है और प्रैक्टिकल एजुकेशनल नॉलेज लेना होता है। जनरली ज्योग्राफी का है तो हम लोग जो स्टडी करेंगे वो ज्योग्राफिकल स्टडी करेंगे। साइंटिफिक जो स्टडी होती है वो स्टडी आपके ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड है। आपने जो जो चीज ऑब्जर्व की है, समझो आपने कहीं एरिया में गए, वहां का टेम्परेचर ऑब्जर्व किया, तो वो एक साइंटिफिक स्टडी भी हो गई। फिर वहां का लेक में जो ओशन है, ओशन या लेक है, वहां पे सैलिनिटी कितनी है, वहां पे नमक कितना है लेक में, वहां पे पॉल्यूशन है कि नहीं, तो ये सब साइंटिफिक स्टडी भी हो गई। तो एक तरह से फील्ड विजिट एक कंबाइंड हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल और साइंटिफिक स्टडी है। आप किसी एरिया में जाते हो घूमने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ ऐसा नहीं कि ज्योग्राफिकल स्टडी करनी, वहां पे आप जाते हो तो वहां के लोगों से मिलते हो, वहां का कल्चर जानते हो, तो एक तरह से ये हिस्टोरिकल स्टडी भी हो गया। तो फील्ड विजिट जनरली अगर हम लोग सिंपल वे में बात करेंगे तो ये एक तरह का एजुकेशनल ट्रिप है जिसमें टीचर, टूर गाइड और सभी स्टूडेंट्स होते हैं। ये हम सब मिलकर कहीं बाहर जाते हैं, किसी भी कोई एक नोन प्लेस जिसके बारे में हमको उसको स्टडी करना है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग मानते हैं कि सपोज कि आपका स्कूल आपको एक महाबलेश्वर के ट्रिप पे लेके गया, तो महाबलेश्वर में जनरली लोग घूमने जाते हैं, ठीक है। अभी आप एज अ फील्ड विजिट करने जा रहे हो, वहां पे आप एजुकेशनल ट्रिप जा रहे हो, तो महाबलेश्वर में जाके आप क्या करोगे, उसके लिए स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। तो पहला हम लोग का प्रोसेस होता है प्रिपरेशन ऑफ फील्ड विजिट, यानी फील्ड विजिट में जाने के लिए आप लोगों को प्रिपरेशन कैसे करनी होगी।
जैसे पिकनिक में जाने के लिए हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, उसी तरह फील्ड विजिट के लिए भी प्रिपरेशन की जरूरत होती है। तो सबसे पहले आप लोग को इंपॉर्टेंट है प्लेस एंड पर्पस। ठीक है, प्लेस तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, चलो महाबलेश्वर नहीं तो दूसरा कोई और ले लो, माथेरान ले लेते हैं जो नजदीक है। महाबलेश्वर सब लोग नहीं गए होंगे, माथेरान, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग थोड़ा इजी हो जाए। हम लोग माथेरान जाते हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने प्लेस डिसाइड कर लिया माथेरान। और पर्पस क्या है, अब यहाँ पे हमारा एम क्या है, हम क्यों जा रहे हैं माथेरान। अब यहाँ पे एंजॉय करने के लिए नहीं जा रहे हैं, एंजॉय तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, यहाँ पे हम लोग कुछ स्टडी करने जा रहे हैं। तो हमारा जो पर्पस क्या है, पर्पस में हमारा आएगा कि हम लोग वहाँ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द माथेरान, टू अंडरस्टैंड द फिजियोग्राफी एंड द टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सैलिनिटी ऑफ पर्टिकुलर वाटर ऑफ दैट माउंटेन। तो इस तरह का अगर हमको डिटेल स्टडी करना है तो उसको हम लोग बोलेंगे पर्पस, कि हम लोग वहां पे क्यों जा रहे हैं। नेक्स्ट होता है एलिमेंट्स टू बी ऑब्जर्व्ड। एलिमेंट्स टू बी ऑब्जर्व्ड मतलब आप वहां पे जाके क्या स्टडी करोगे, वहां पे आपको जाके किस किस चीजों का स्टडी करना है, कौन कौन से पार्ट, जैसे कि एलिमेंट्स में यहाँ पे आते हैं। अभी एग्जांपल मैंने बताया कि आप पहला एलिमेंट वहां पे जाके आप क्या चेक करोगे कि वहां पे किस तरह वहां पे लोग रहते हैं कि नहीं, तो ये पहला है, यानी लिविंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल, लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल ऑफ दैट एरिया। देन फूड, वहां का खाना कैसा है, फूड, फूड कल्चर। देन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है कि नहीं वहां पे। फाइनली वहां के प्लांट्स और ट्रीज, कौन कौन से प्लांट्स हैं, ट्री हैं, माउंटेन पे कोई लेक है कि नहीं। देन वहां पे जो रेनफॉल होता है वो किस तरह होता है, उसका टाइमिंग क्या है, वहां का टेम्परेचर क्या है। तो ये सब क्या हो गया, एलिमेंट्स, कि ये सब चीजों का स्टडी हम लोग को वहां पे करना है। नेक्स्ट है हमारा लोकेशन एंड रूट। तो हमने प्लेस तो डिसाइड कर लिया, अभी लोकेशन कहाँ पे आएगा, हमको लोकेशन, वो तो हम लोगों को प्लेस मालूम पड़ा तो लोकेशन ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाएगा। देन है हमारा रूट, कि हम लोग वहां पे जाने के लिए कौन सा रास्ता यूज करेंगे। सिंपल है, रूट आप फॉलो करते हो, रिक्शा लेते हो, ट्रेन लेते हो, फिर वापस यहाँ मिनी ट्रेन होती है जो आपको ऊपर लेके जाती है। तो ये हो गया हमारा रूट। नेक्स्ट वी हैव अ डिस्टेंस, कितना किलोमीटर है, ये अगर डिस्टेंस हमारा हो गया। देन ट्रांसपोर्ट रूट, यानी कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको वहां पे जाने के लिए, ठीक है, वहां पे जाने के लिए रूट, मतलब ये हो गया, मतलब रूट क्या हो गया, मुझे यहां से कल्याण स्टेशन जाना है, कल्याण स्टेशन से नेरल जाना है, नेरल से माथेरान जाना है, ये रूट हो गया। अब उस रूट में जाने के लिए ट्रांसपोर्ट क्या मुझे हेल्प होगा, वो तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्ट रूट। जैसे यहां से हम लोग अगर कहीं कल्याण या डोंबिवली जाते हैं तो रिक्शा लेंगे, फिर कल्याण से नेरल ट्रेन लेंगे, लोकल ट्रेन, फिर नेरल से ऊपर माउंटेन में जाने के लिए मिनी ट्रेन लेंगे। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट रूट। नेक्स्ट है हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स यानी जरिया। अब जरूरी नहीं है कि आप रिक्शा ही लो या फिर ट्रेन ही लो, हो सकता है आप डायरेक्टली कार से नेरल चले जाओ, फिर वहां से आप डायरेक्टली उसी कार में बैठ के डायरेक्ट माथेरान चले जाओ। तो ये आपका डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मीन्स लिया है। जनरली अगर एजुकेशनल ट्रिप हुआ, टीचर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, तो हम लोग मोस्टली किस में जाएंगे, बस में ही जाएंगे। तो ये हो गया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लास्ट में हमारा बचता है ड्यूरेशन, यानी कितना टाइम लगता है जाने में। तो इसका भी हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। अगर वहां पे 10 बजे पहुंचना है तो कम से कम 2 घंटा पहले निकलना पड़ेगा। तो ये हो गया ड्यूरेशन। फाइनली आता है सिलेक्शन ऑफ स्टडी एरिया, सबसे इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन ऑफ स्टडी एरिया। तो स्टडी एरिया, माउंटेन में पहले चेक करेंगे कोई रिवर जाती है क्या, माउंटेन से कोई रिवर पास होती है, या फिर उसके आसपास, माउंटेन के आसपास कोई ओशन है क्या नहीं। ये स्टडी एरिया का सिलेक्शन तो करना होगा ना, कि आप माउंटेन में जा रहे हो तो वहां पे आसपास दूसरी कुछ और चीजें हैं क्या पढ़ने के लिए। या फिर माथेरान का फॉरेस्ट कैसा है, माथेरान तो नाम फॉरेस्ट के ही है। इसका एक स्टोरी है, एक ब्रिटिश, एक बार 90s की बात है, जब वहां पे इंडिया में ब्रिटिशर्स थे, तो जब वो माथेरान के आसपास गए, ठीक है, वहां पे तो एक ब्रिटिशर ने वहां के गांव वाले से पूछा, मतलब माथेरान के नेरल के आसपास जो है, वहां पे नेरल के आसपास वहां पे जो लोग रहते थे उनसे पूछा ब्रिटिशर्स ने कि सामने क्या है, मतलब एक बहुत बड़ा माउंटेन था, ठीक है, बहुत बड़ा क्या था, माउंटेन था। तो वो जो बहुत बड़ा माउंटेन था नेरल के सामने, उससे पूछा ब्रिटिश ने, एक जन से पूछा कि ये सामने क्या है, व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ मी। तो गांव वाले ने क्या बोला, अब गांव वाले महाराष्ट्रन थे, उन्होंने क्या बोला, माथे रान आहे। उन्होंने क्या बोला, माथे रान आहे। माथे मतलब सामने, रान मतलब जंगल, तो इस तरह से उसका नाम क्या पड़ गया, माथेरान। तो
ये जो माथेरान का हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे वहां पे फॉरेस्ट कैसा है, जो खुद एक जंगल है। फाइनली माथेरान के आसपास बीच है क्या? नहीं है बीच। जब ओशन नहीं है तो बीच भी नहीं है। म्यूजियम, वहां पे कोई म्यूजियम है, या फिर इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम लोग माथेरान के आसपास क्या चीजें हम लोग स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को प्रिपरेशन ऑफ फील्ड विजिट समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम्पल एग्जाम में आ सकता है, क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा, व्हाट आर द प्रिपरेशन ऑफ फील्ड विजिट, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स के लिए। तो आप लोग कोई भी यहाँ से इसमें से 4 या 5 पॉइंट्स याद रख सकते हो। नेक्स्ट है प्रिकॉशन टू बी टेकन ड्यूरिंग द फील्ड विजिट। प्रिकॉशंस यानी सावधानियां, कुछ सावधानी हम लोगों को सबको ग्रुप में, अगर हम लोग ग्रुप में जा रहे हैं या फिर अकेले भी जा रहे हैं, तो हम लोग क्या चीज चेक करते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस हमको लेने जरूरी हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, इंश्योर द सेफ्टी ऑफ एंटायर ग्रुप। सबसे पहले पूरे ग्रुप की सेफ्टी जरूरी है। ये किसके, ये जिम्मेदारी टीचर्स की होती है। नेक्स्ट है ओबे द इंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर्स। स्टूडेंट्स का काम ये है कि टीचर्स जो बोले, इंस्ट्रक्शन जो दे, उसको ओबे करना है, उसको पालना है, उसको मानना है। शुड नॉट गो टू रिमोट प्लेस। रिमोट यानी किसी भी अकेले सुनसान जगह पे अकेले नहीं जाना है। अगर आप कहीं घूमने जाते हो ग्रुप में, तो ग्रुप से बाहर निकलकर कहीं अननोन प्लेस में अकेले नहीं जाना है। फाइनली डू नॉट हार्म द इन्वायरमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कहीं पे भी फील्ड विजिट करते हो, घूमने जाते हो, तो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही होती है। फाइनली एक लास्ट आता है, कीप फर्स्ट एड बॉक्स। ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्स के बिना आप कहीं नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एड बॉक्स आपको हेल्प करता है इन्फेक्शन से रोकने के लिए। अगर आपको कहीं लग जाता है, या फिर कुछ बुखार हो गया, खांसी हो गया, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स आपके एक एक तरह से प्राइमरी हेल्थ केयर में काम आता है, जो आपको और ज्यादा प्रॉब्लम होने से बचाता है। सो ये 2 पॉइंट हैं आपके फील्ड विजिट के, जो आपको याद रखने हैं एग्जाम में। इसमें से कोई भी एक पूछ सकते हैं। एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में जनरली कि व्हाट आर द नेसेसरी इक्विपमेंट्स टू बी टेकन व्हाइल गोइंग टू द फील्ड विजिट। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, व्हाट आर द टूल्स या फिर इक्विपमेंट्स टू बी टेकन ड्यूरिंग फील्ड विजिट। ठीक है, अब यहाँ पे टूल्स की जगह पे इक्विपमेंट भी हो सकता है, या फिर नेसेसरी थिंग भी हो जाता है, हो सकता है थिंग्स। व्हाट आर द थिंग्स टू बी टेकन, इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो क्या क्या लेके जाना जरूरी है, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताओ कि आप अगर कहीं जाते हो घूमने, तो आप क्या क्या चीजें लेके जा सकते हो। देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं। इसका जो आंसर है, ठीक है, वो आंसर मैं कमेंट्स में कुछ 1-2 दिन बाद करूंगा, जब सबके आंसर आ जाएंगे, फिर आप मैच कर लेना। जनरली एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग लेंगे तो पेंसिल, कंपास, ठीक है, पेपर, पेन, कैमरा, वाटर बॉटल, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और आप कितने एग्जाम्पल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो, वो हम लोग देखते हैं। सो आने वाले नेक्स्ट चैप्टर तक आपको इसको याद कर लेने हैं, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं अब आपको थोड़ी देर में दूंगा। उस क्वेश्चन आंसर्स को आपको लिखने हैं, और उसके आंसर्स भी आपको या तो आप कमेंट्स बॉक्स में कीजिए, या तो आप पर्सनली व्हाट्सएप में दीजिए। ओके, थैंक यू।